चैप्टर 12 बंजर भूमि। हमने बादलों से घिरे लेकिन शांत आसमान के नीचे यात्रा शुरू की थी। गर्मी का कोई डर नहीं था, न ही विनाशकारी बारिश का। ये पर्यटकों के लिए बिल्कुल सही मौसम था। घोड़े पर सवार होकर अनजान देश में यात्रा करने का आनंद मुझे हमारी पहली यात्रा पर सहज ही प्रसन्न कर देता है। मैंने खुद को पूरी तरह से यात्रा के आनंद में झोंक दिया और स्वतंत्रता और संतुष्ट इच्छा की भावना का आनंद लिया। मैं इस उद्यम में वास्तविक हिस्सा लेने लगा था। इसके अलावा मैंने खुद से कहा, जोखिम कहाँ है? यहाँ हम एक बहुत ही दिलचस्प देश से होकर यात्रा कर रहे हैं। हम एक बहुत ही उल्लेखनीय पर्वत पर चढ़ने वाले हैं। सबसे खराब स्थिति में हम एक विलुप्त क्रेटर से नीचे उतरने जा रहे हैं। ये स्पष्ट है कि सकनुसेम ने इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। जहाँ तक पृथ्वी के केंद्र तक जाने वाले मार्ग की बात है, तो ये केवल बकवास है, पूरी तरह से असंभव। बहुत अच्छा, तो चलो हम इस अभियान से जितना अच्छा हो सके उतना हासिल करें और हमें संभावनाओं के बारे में सौदेबाजी नहीं करनी चाहिए। इस विचार से मेरा मन शांत हो गया और हम रेकजाविक से बाहर निकल आए। हंस लगातार आगे बढ़ता रहा, एक समान, सहज और तेज गति से हमसे आगे बढ़ता रहा। सामान ढोने वाले घोड़े बिना किसी परेशानी के उसके पीछे पीछे चल रहे थे। फिर मैं और मेरे चाचा आए, जो अपने छोटे लेकिन मजबूत घोड़ों पर सवार होकर बहुत ज्यादा खराब नहीं लग रहे थे। आइसलैंड यूरोप के सबसे बड़े द्वीपों में से एक है। इसका क्षेत्रफल 14,000 वर्ग मील है और इसमें केवल 16,000 निवासी रहते हैं। भूगोलवेताओं ने इसे 4 भागों में विभाजित किया है और हम तिरछे दक्षिण पश्चिमी भाग को पार कर रहे थे, जिसे सुडवेस्ट फ्योर्डुंगर कहा जाता है। रेकजाविक से निकलते समय हंस हमें समुद्र तट पर ले गया। हम दुबले पतले चरागाहों से गुजरे जो हरा दिखने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन व्यर्थ। पीला रंग सबसे अच्छा निकला। ट्रैकाइट चट्टानों की उबड़ खाबड़ चोटियां पूर्वी क्षितिज पर धुंधली रूपरेखा प्रस्तुत करती थीं। कभी कभी बर्फ के कुछ टुकड़े धुंधली रोशनी को केंद्रित करते हुए दूर के पहाड़ों की ढलानों पर चमकते थे। कुछ चोटियां साहपूर्वक ऊपर उठती हुई भूरे बादलों के बीच से गुजरती हुई और चलती हुई धुंध के ऊपर फिर से दिखाई देती थीं, जैसे आकाश में उभरती हुई लहरें। अक्सर बंजर चट्टानों की ये श्रृंखलाएं समुद्र की ओर झुक जाती थीं और कम चरागाह पर अतिक्रमण कर लेती थीं, लेकिन हमेशा गुजरने के लिए पर्याप्त जगह होती थी। इसके अलावा हमारे घोड़े सहज रूप से सबसे आसान जगहों को चुनते थे, बिना अपनी गति को कभी धीमा किए। मेरे चाचा को चाबुक या आवाज से अपने जानवर को उत्तेजित करने की संतुष्टि से भी वंचित किया गया था। उनके पास अधीर होने का कोई बहाना नहीं था। मैं इतने छोटे टट्टू पर इतने लंबे आदमी को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, और जब उसके लंबे पैर लगभग जमीन को छू रहे थे, तो वह 6 पैरों वाले सेंटोर जैसा लग रहा था। अच्छा घोड़ा, अच्छा घोड़ा, वह कहता रहा। तुम देखोगे, एक्सल, आइसलैंडिक घोड़े से ज्यादा बुद्धिमान कोई जानवर नहीं है। उसे न तो बर्फ रोक सकती है, न तूफान, न दुर्गम सड़कें, न चट्टानें, न ग्लेशियर या कुछ भी। वह साहसी, शांत और दृढ़ निश्चयी है। वह कभी गलत कदम नहीं उठाता, कभी नहीं डरता। अगर कोई नदी या फजोर्ड पार करना हो और हमें कई मिलेंगे, तो तुम उसे तुरंत उसमें कूदते हुए देखोगे, जैसे कि वह उभयचर हो और विपरीत किनारे पर पहुंच जाएगा। लेकिन हमें उसे जल्दी नहीं करनी चाहिए, हमें उसे अपने तरीके से चलने देना चाहिए, और हम प्रतिदिन 30 मील की दर से आगे बढ़ेंगे। हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हमारे गाइड के बारे में क्या ख्याल है? ओह, उसकी परवाह मत करो। उसके जैसे लोग बिना सोचे समझे जमीन पर चढ़ जाते हैं। इस आदमी में इतनी कम हरकत है कि वो कभी थकेगा नहीं, और इसके अलावा अगर वह चाहे तो मेरा घोड़ा ले सकता है। अगर मैं थोड़ा भी हरकत नहीं करूंगा तो मुझे ऐंठन हो जाएगी। हाथ तो ठीक हैं, लेकिन पैरों को व्यायाम की जरूरत है। हम तेजी से आगे बढ़ रहे थे। देश पहले से ही लगभग रेगिस्तान बन चुका था। यहाँ वहाँ एक सुनसान खेत था, जिसे बोआ कहा जाता था, जो या तो लकड़ी से बना था, या घास के मैदानों से, या लावा के टुकड़ों से, जो सड़क के किनारे एक गरीब भिखारी की तरह दिखता था। ये खंडहर झोपड़ियां राहगीरों से दान मांगती हुई प्रतीत होती थीं, और
बहुत ही कम उकसावे पर हमें गरीब निवासियों की राहत के लिए भीख मांगनी चाहिए थी। इस देश में सड़कें और रास्ते नहीं थे, और खराब वनस्पति, चाहे कितनी भी धीमी क्यों ना हो, जल्द ही दुर्लभ यात्रियों के कदमों को मिटा देती थी। फिर भी राजधानी से बहुत कम दूरी पर स्थित प्रांत का ये हिस्सा आइसलैंड के आबाद और खेती वाले इलाकों में गिना जाता है। तो फिर इस रेगिस्तान से ज्यादा रेगिस्तानी इलाके और कौन से होंगे? पहले आधे मील में हमने एक भी किसान को अपने केबिन के दरवाजे के सामने खड़ा नहीं देखा, नहीं एक भी चरवाहा अपने से कम जंगली झुंड की देखभाल करता हुआ सिर्फ कुछ गायों और भेड़ों को अकेला छोड़ दिया। तो फिर वे उखड़ी हुई जगहें क्या होंगी जहां हम आगे बढ़ रहे थे? ज्वालामुखी विस्फोटों और भूमिगत ऐंठन की भयानक घटनाओं के अधीन क्षेत्र। हमें जल्द ही उनके बारे में पता चल जाना था, लेकिन ओल्सन के नक्शे से परामर्श करने पर मैंने देखा कि समुद्र तट के किनारे घुमावदार रास्ते से उन्हें टाला जा सकता है। वास्तव में महान प्लूटोनिक क्रिया द्वीप के मध्य भाग तक ही सीमित है। वहाँ ट्रापीन और ज्वालामुखीय वर्ग की चट्टानें, जिनमें ट्रैकाइट, बेसल्ट और लावा की धाराओं से जुड़े टफ और एग्लोमेरेट्स शामिल हैं, ने इसे अलौकिक भयावहता की भूमि बना दिया है। मुझे उस तमाशे का कोई अंदाजा नहीं था जो स्नेफेल्स के प्रायद्वीप में हमारा इंतजार कर रहा था, जहां एक उग्र प्रकृति के इन खंडहरों ने एक भयावह अराजकता का निर्माण किया है। रेकजाविक से 2 घंटे में हम गुफुनेस के बर्ग में पहुंच गए, जिसे एडाल किरकजा या मुख्य चर्च कहा जाता है। यहाँ कुछ खास नहीं था, सिवाय कुछ घरों के, जो एक जर्मन बस्ती के लिए काफी नहीं थे। हंस यहाँ आधे घंटे तक रुके। उन्होंने हमारे साथ हमारा किफ़ायती नाश्ता साझा किया। सड़क और उस रात हमारे आराम करने की जगह के बारे में मेरे चाचा के सवालों का जवाब उन्होंने सिर्फ हाँ या ना में दिया, सिवाय इसके कि उन्होंने गाडर कहा। मैंने नक्शे से देखा कि गाडार कहाँ है। मैंने देखा कि रेकजाविक से 4 मील दूर हॉल्फजॉर्ड के किनारे पर उस नाम का एक छोटा सा शहर था। मैंने इसे अपने चाचा को दिखाया। केवल 4 मील, उसने कहा। 28 में से 4 मील, कितनी अच्छी छोटी सी सैर। वह गाइड से कुछ कहने ही वाला था, लेकिन गाइड ने बिना कोई उत्तर दिए ही अपनी जगह पर आकर अपनी राह पर चल दिया। 3 घंटे बाद चरागाह की बेरंग घास पर चलते हुए हमें कोलाफजॉर्ड के चारों ओर काम करना था, जो कि उस इनलेट के पार से लंबा लेकिन आसान रास्ता था। हम जल्द ही एजुलबर्ग नामक एक पिंगस्टार या पैरिश में प्रवेश कर गए, जिसकी मीनार से 12 बजे बजते, अगर आइसलैंडिक चर्च इतने समृद्ध होते कि उनके पास घड़ियां होती। लेकिन वे उन पेरिशियन की तरह हैं जिनके पास घड़ियां नहीं हैं और वे बिना इसके ही काम चलाते हैं। वहां हमारे घोड़ों को चारा डाला गया, फिर पहाड़ियों और समुद्र की श्रृंखला के बीच बाईं ओर के संकरे रास्ते से वे हमें हमारे अगले पड़ाव ब्रांटार के एडालकिर्कजा और 1 मील आगे सोरबोआ एनेक्सिया तक ले गए, जो हॉलफ्योर्ड के दक्षिणी तट पर बना एक आरामदेह चैपल था। अब 4 बज चुके थे और हम 4 आइसलैंडिक मील या 24 इंग्लिश मील चल चुके थे। उस जगह पर फजॉर्ड कम से कम 3 अंग्रेजी मील चौड़ा था। लहरें नुकीली चट्टानों पर तेज शोर के साथ लुढ़कती थीं। ये प्रवेश द्वार चट्टानों की दीवारों के बीच सीमित था। 2000 फीट ऊंची नुकीली चोटियों से युक्त खड़ी चट्टानें और भूरे रंग की परतों के लिए उल्लेखनीय जो लाल रंग के टफ के बिस्तरों को अलग करती थीं। हालांकि मैं हमारे चौपायों की बुद्धिमत्ता का कितना भी सम्मान करूं, मैं शायद ही इसे समुद्र की एक भुजा को पार करके घोड़े पर सवार होकर खुद पर भरोसा करके परखने की परवाह करता। मैंने सोचा कि अगर वे उतने ही बुद्धिमान हैं जितना कहा जाता है, तो वे ऐसा करने की कोशिश नहीं करेंगे। किसी भी मामले में मैं उनकी बुद्धि को निर्देशित करने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करूंगा। लेकिन मेरे चाचा ने इंतजार नहीं किया। वे किनारे की ओर बढ़े। उनके घोड़े ने अपना सिर नीचे झुकाया और नज़दीकी लहरों को देखने लगा और रुक गया। मेरे चाचा, जिनकी अपनी सहज प्रवृत्ति थी, ने भी दबाव डाला और फिर से घोड़े ने अपना सिर हिलाकर मना कर दिया। फिर कठोर भाषा और चाबुक का इस्तेमाल किया गया, लेकिन घोड़े ने इन तर्कों का जवाब लातों और अपने सवार को गिराने के प्रयासों से दिया। अंत में चतुर छोटा टट्टू अपने घुटनों को मोड़कर प्रोफेसर के पैरों के नीचे से निकल गया और उसे किनारे पर 2 चट्टानों पर खड़ा छोड़ दिया, ठीक वैसे ही जैसे रोड्स का विशालकाय घोड़ा खड़ा था। हैरान जानवर,
घोड़े से रहित घुड़सवार चिल्लाया। अचानक एक पैदल सैनिक में अपमानित हो गया, ठीक उसी तरह जैसे एक घुड़सवार अधिकारी एक पैदल सैनिक में अपमानित हो गया था। फरजा, गाइड ने उसके कंधे को छूते हुए कहा। क्या नाव? देर, हंस ने एक की ओर इशारा करते हुए उत्तर दिया। हाँ, मैंने चिल्लाकर कहा, वहाँ एक नाव है। तो फिर तुमने ऐसा क्यों नहीं कहा? अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। टिडवेटन, गाइड ने कहा। क्या बोल रहा था? वह कहते हैं ज्वार, मेरे चाचा ने डेनिश शब्द का अनुवाद करते हुए कहा। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमें ज्वार का इंतजार करना होगा। फोरबिडा, मेरे चाचा ने कहा। हाँ, हंस ने उत्तर दिया। मेरे चाचा अपने पैर पटकते रहे, जबकि घोड़े नाव पर चढ़ गए। मैं इस बात को अच्छी तरह समझता था कि फिजोर्ड को पार करने के लिए ज्वार के एक खास क्षण का पालन करना जरूरी है, जब समुद्र अपनी सबसे बड़ी ऊंचाई पर पहुंच जाता है और पानी शांत हो जाता है। तब ज्वार भाटे का कोई खास असर नहीं होता और नाव के नीचे या समुद्र में बह जाने का जोखिम नहीं होता। वो अनुकूल क्षण 6 बजे ही आया। तब मेरे चाचा, मैं, गाइड, 2 अन्य यात्री और 4 घोड़े एक कमजोर नाव पर सवार हो गए। चूंकि मैं एल्बे पर तेज और सुरक्षित स्टीमर का आदी था, इसलिए मुझे नाव चलाने वालों की पतवारें धीमी गति से चलने वाली नाव लगी। हमें फ्योर्ड को पार करने में 1 घंटे से ज्यादा समय लगा, लेकिन बिना किसी दुर्घटना के हम पार हो गए। अगले आधे घंटे में हम गाडा के अडालकिरकजा पहुंच गए।